हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज 2026 14 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और देखेंगे कि हम लोग के एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकल सकते हैं। ये सेशन आपका सीएपीएफ, सीडीएस और सिविल सर्विस तीनों के लिए यूजफुल है। हाल में ही आईबी के नोटिफिकेशन आए हैं, आईबी एसीआई ओके, जिसमें ऐसे पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट। तो आप लोग जरूर इस सेशन को रेगुलर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये आपको फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है और ये थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको बर्डन भी नहीं लगेगा और आपको अच्छा पेपर 2 लिखने या ऐसे लिखने में आपको अच्छा मदद मिलेगा। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक टेलीग्राम मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम 2027 तक चलेगी, सीडीएस 2 का एग्जाम तक। इसका नाम है माइलस्टोन प्रोग्राम। इसका फीस रखे हैं 499। 16 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, जो आपका थ्रोली हम लोग टारगेट इसमें प्रोवाइड करेंगे और पीवाईक्यू ये सब देख सकते हैं। ये सब के थ्रू हम लोग पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। फीस रखे हैं 499, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला आर्टिकल से बढ़ते हैं। पैनल आस्क गवर्नमेंट इफ इट विल पुश एजेंडा फॉर डीडॉलराइजेशन। तो ब्रिक्स चेयरमैन 2026 में होने वाली है। इंडिया के जनवरी 2026 में ऑफिशियली टूर पर ब्रिक्स के रोटेटिंग चेयरमैन ले ली है और वो नई दिल्ली में 18 समिट को होस्ट करेंगे। ये एक बड़ा मौका है जिसमें इंडिया ग्लोबल स्टेज पर अपनी लीडरशिप स्किल दिखा सकता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने गवर्नमेंट से सवाल किया है कि ब्रिक्स लेड जो डीडॉलराइजेशन एजेंडा को पुश करना और उसको मूव करना होगा। कमेटी ये समझाना चाहती है कि ग्लोबल इकोनॉमी और यूएस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए मुद्दे पर कॉशन अप्रोच जरूरी है। आरबीआई चाहती है कि ब्रिक्स कंट्री के ऑफिशियल डिजिटल जो करेंसी है, जिसमें सीबीडीसी के आपस में लिंक किया जाए, जिससे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड आसान हो सकते हैं और यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो सकता है। ये डिजिटल जो इनोवेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और फास्ट सिक्योर बैलेंस बनाने में काफी मदद मिलेगी। पार्लियामेंट पैनल के मेंबर फाइनेंशियली जो सॉवरेनिटी पर जोर दिया जाता ताकि ट्रेड मैकेनिज्म को प्रोटेक्ट किया जा सके और मेंबर कंट्री को यूएस के यूनिलैटरल सैंक्शन पर बाईपास कर सके। इससे कंट्री के इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को स्टेबिलिटी मिलेगी और बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर से होने का। इंडिया ने जब रशिया के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करने की कोशिश की तो उसे कई ऑपरेशनल चैलेंज को सॉल्व करने का प्रॉब्लम मिला है। एक्सचेंज रेट सरप्लस एक्युमुलेशन और बैंकिंग कनेक्टिविटी जैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की वजह से इम्प्लीमेंटेशन में काफी मुश्किल हुई है। यूएस लीडरशिप ने ब्रिक्स के को वार्निंग दी है कि अगर कोई अल्टरनेटिव करेंसी फ्रेमवर्क बनाएगा तो उसे प्यूनिटिव टैरिफ लगाए जाएंगे। यूएस अपनी ग्लोबल ट्रेड में डॉलर की डोमिनेंस को बचाने के लिए किसी भी नए फाइनेंशियल सिस्टम में रुकने की पूरी कोशिश करेगी। तो हम लोग इसका कंक्लूजन देखेंगे। इंडिया के लिए 2026 की ब्रिक्स चेयरमैन को डेलीगेट करने
में बैलेंसिंग एक्ट करनी होगी। एक तरफ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी और लोकल जो करेंसी ट्रेड को बढ़ावा देना होगा, तो दूसरी तरफ यूएस के साथ डिप्लोमेसी फ्रिक्शन और ऑपरेशनल हर्डल्स को बचाना भी जरूरी है। स्ट्रेटेजिक जो फॉरसाइट और केयरफुल प्लानिंग से ही कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सिनेरियो में सक्सेस दिला सकते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, निकोबार प्रोजेक्ट ट्राइबल काउंसिल से कंसर्न आर बीइंग ओवरलुक्ड। तो सॉम्पेन एक हंटर गैदरर पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब ग्रुप है जिसमें पीवीटीजी, जिसके निकोबार आइलैंड पर 300 से कम मेंबर बचे हैं। इसके एक्सट्रीमली लिमिटेड पॉपुलेशन इनके एक्सटेंशन और कल्चरल इरोजन के लिए बहुत ज्यादा वनरेबल बनाती है। ये 91,000 एकड़ के मैसिव ग्रेट निकोबार आइलैंड के प्रोजेक्ट है, जिसके गैलिथिया सेटलमेंट जोन के पास पावर प्लांट जैसे हेवी स्ट्रक्चर बनाई जानी है। इस मेगा प्रोजेक्ट के वजह से वहां के फर्जाइल इकोसिस्टम और नेटिव ट्राइब को डायरेक्ट स्टेट मिलेगी। ट्राइबल लीडर ये आरोप लगा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें जबरदस्ती एक मॉडर्न लाइफस्टाइल में धकेलने की कोशिश कर रही है, उनके ट्रेडिशनल हैबिटेट को रिलोकेट करने के प्लानिंग कर रही है। ये फोर्स कल्चरल शिफ्ट उनकी यूनिक आइडेंटिटी को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। ऑफिशियल की बातों में ये कॉन्ट्रडिक्शन देखने मिल रही है। पहले कहा गया था कि प्रोजेक्ट के ट्राइब डिस्टर्बेंस नहीं होगी, लेकिन रिसेंट मीटिंग में डायरेक्टिव में उनकी लाइफस्टाइल में शिफ्ट होने के बातों में सामने आ रही। ट्राइबल काउंसिल ने वाइल्ड लाइफ रिजर्व को लेकर प्रॉपर कंसर्न न लेने के सख्त नाराजगी जताई है। साथ ही उन्हें अपनी एक्सलेशन प्लान पर उन्हें राइट ऑफ प्रोटेक्शन करने का बिना मंजूरी रिलोकेशन के खिलाफ डिमांड उठाई है। काउंसिल का यह भी कहना है कि ऑफिशियल मीटिंग में उसके दौरान जो भी कंसर्न रेज किए गए थे उन्हें बाद ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रक्शन और डायरेक्टिव से गायब कर दिया गया, जो ट्रांसपेरेंसी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो कंक्लूजन में देखेंगे तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ट्राइबल राइट के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन गया है, जिसमें सॉम्पेन जैसे वनरेबल ट्राइब को सिक्योरिटी और उनके लैंड राइट को इग्नोर का एथिकल नहीं है। गवर्नमेंट को डेवलपमेंट और इंडिजिनियस जो प्रिजर्वेशन के बीच बैलेंस बनाते और ट्रांसपेरेंसी डायलॉग और प्रॉपर कंसर्न इंश्योर करना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, कीप इंडिया कार्बन मनी एट होम। यूरोपियन यूनियन के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो सीबैम 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह लागू हो गया है, जो स्टील जैसे कार्बन जो इंटेंसिव इंडियन जो एक्सपोर्ट को टारगेट करता है। इससे इंडिया एक्सपोर्टर पर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा और ग्लोबल मार्केट में कंपीट करना थोड़ा टफ हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन प्रोड्यूसर को मिलने वाली सब्सिडीज एक अनफेयर पेइंग फील्ड में क्रिएट करेंगी, जो प्रोटेक्टिव इंटरनल चार्जेस के खिलाफ GATT आर्टिकल 3 का पोटेंशियल वायलेशन कर सकता है। यह इंटरनेशनल ट्रेड रूल और फेयरनेस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इंडिया यूएई FTA के तहत सीबैम एक्सपेंशन तो नहीं मिल रहा है, लेकिन एक टेक्निकल डायलॉग जरूरी स्टेब्लिश कर सकता है, ताकि इकोनॉमिक जो डोमेस्टिक इंडियन कार्बन प्राइस को क्रेडिट दिया जा सके। ये फ्यूचर नेगोशिएशन के लिए एक रास्ता ओपन करता है। आर्टिकल 9 के अंदर इंपोर्टर ओरिजिन कंट्री में पे किए गए कार्बन प्राइस को डिडक्ट करता है,
जिससे इंडिया के डोमेस्टिक प्राइसिंग यूरोपियन यूनियन डिवाइस के रिड्यूस करने में हेल्प कर सकती है। ये इंडियन बिजनेस के लिए एक रिलीफ मैकेनिज्म बन सकता है। इंडिया अपना खुद का इंडियन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म माने आईबैम इंट्रोड्यूस कर सकता है, जिससे कार्बन डिवाइस ओवरसीज जाने के बजाय डोमेस्टिकली कलेक्टेड किया जा सके। इस रेवेन्यू कंट्री के अंदर रहेगा और ग्रीन ट्रांजिशन पर फंड का यूज कर सके। तो आईबैम जो इंडियन कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के थ्रू रिटेन किए गए रेवेन्यू को रिवेरिफिबल ग्रीन प्रोजेक्ट में फंड किया जा सकता है, जिससे क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन स्केलिंग और इंडिया में इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन मिलेगी। ये कंट्री के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अचीव करने में बहुत मदद करेगी। तो कंक्लूजन में देखेंगे, यूरोपियन यूनियन का सीबैम इंडिया के कार्बन इंटेंसिव एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ा ट्रेड चैलेंज बन सक गया है। हालांकि आर्टिकल 9 के ऑफसेट और अपना खुद का आईबैम इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडिया के फाइनेंशियल लॉस को रोक सकता है और रेवेन्यू के डोमेस्टिक ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके सस्टेनेबल ग्रोथ को इंश्योर कर सकता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, अ टाइमली रिसेट द फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि ड्राफ्ट नेशनल फूड सिक्योरिटी अमेंडमेंट बिल जो 2026 में अत्यधिक अन्य योजना माने AAY एंटाइटलमेंट को डायरेक्टली हाउसहोल्ड साइज को साथ लिंक कर सक गया है। इस रिफॉर्म में मेन फूड डिस्ट्रीब्यूशन को ज्यादा टारगेटेड किया गया है और फेयर बनाया जा गया, ताकि ये फैमिली के एक्चुअल रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेनिफिट मिल सके। ICMR के हेल्दी डाइट और अनफोर्डेबिलिटी जो 2011-12 के 52% से ड्रॉप होकर 2023-24 में 25% पर आ गई है, लेकिन इसके बावजूद ओवरऑल डाइट क्वालिटी अभी भी पुअर बनी हुई है, जिसका मतलब यह है कि फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी थोड़ी इंप्रूव होनी चाहिए। पर न्यूट्रिशन अवेयरनेस और बैलेंस फूड कंज्यूमर पे अभी भी काफी कमी है। NFSS की बेनिफिशियरी सीलिंग आज भी 2011 के सेंसस डाटा पर डिपेंड करता है, जिनकी वजह से 2025 के एस्टिमेटेड जो पॉपुलेशन में सिर्फ 55.6% कवर के हो पा रही है, जबकि टारगेट 67% का था। पुराने डाटा के वजह से किए गए सारी जो एलिजिबल लोग जो थे उनको वेलफेयर बेनिफिट को छूट जा रहे। चाइल्ड स्टंटिंग कम होकर 19% पर आ गया है, लेकिन डाइट में हाई कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंसी की वजह से डायबिटीज और प्री डायबिटीज जैसे नॉन कम्युनिकेशन डिजीज तेजी से बढ़ रही है। ये इंडिया के सामने एक डबल बर्डन और मेल न्यूट्रिशन को सीरियस प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। एक्सपर्ट रिकमेंडेशन करता है कि एग्जिस्टिंग सीरियल्स माने जो मिलेट्स होते हैं उसको इंटाइटलमेंट से कम करके बिना प्रोटीन रिच ऑप्शन किया जाए, जिससे अलग बजटिंग किया जाए इसका, जिससे 2.27 ट्रिलियन फूड सब्सिडी को एलोकेशन के थ्रू सपोर्ट मिल सकते हैं। इनके न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी के इजीली प्रमोट किया जा सकता है। फेयर प्राइस ऑफ फूड न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन सेंटर के तौर पर यूज किया जा सकता है, जो बेनिफिशियरी के हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए सीधे आयुष्मान योजना मंदिर से लिंक किया जा सकता है। यह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के एक इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ हब में कन्वर्ट कर सकता है। तो कंक्लूजन में देखेंगे, इंडिया के फूड सिक्योरिटी पॉलिसी को अब एक सिर्फ कैलोरी बेस्ड अप्रोच
से अलग बढ़कर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर फोकस करना चाहिए। पुराने 2011 सेंसस के डाटा अपडेट करने होंगे, डाइट डाइवर्सिटी को फाइनेंस करना होगा और पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पब्लिक हेल्थ के हब बनाना और मेल न्यूट्रिशन को लाइफस्टाइल डिजीज के डबल बर्डन से निपटने के लिए बहुत जरूरी स्टेप रहेगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, रिटेल इन्फ्लेशन हिट 19 मंथ हाई ऑफ 4.45% इन जुलाई। तो इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन माने जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड जुलाई 2026 में बढ़कर 4.45% के 19वें मंथ पर हाई पहुंच गई है, जिसका मेन रीजन हाई फूड और फ्यूल प्राइस का होना है। ये राइज कॉमन लोगों के लिए कॉस्ट पर लिविंग में तेजी से बढ़ रहा है। पोटैटो और टोमेटो में डिफ्लेशन के बावजूद ऑनियन, गार्लिक और जिंजर के प्राइस स्पाइक की वजह से फूड इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ गया है, जो 5.2% हो गया है। ये वोटाइल वेजिटेबल प्राइस हाउस होल्ड बजट पर एक बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर डाल रहा है। एक्सेस रेन की वजह से क्रॉप डैमेज और हार्वेस्ट डिले हुई है, जबकि ग्लोबल लेवल पर एडिबल ऑयल के बढ़ते दामों और डोमेस्टिक फूड पे इन्फ्लेशन और ज्यादा प्रेशर कर रहा है। इस डोमेस्टिक और ग्लोबल जो फैक्टर हैं उनको कंबाइन करके सिचुएशन पर टफ हो गई है। हाई फ्यूल कॉस्ट की वजह से रेस्टोरेंट और जो एकोमोडेशन के इन्फ्लेशन बढ़कर 7.7% हो गई है, जो एनर्जी डिपेंडेंट सेक्टर पे डाउनवर्ड प्राइस को इनइलास्टिसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इसका असर ओवरऑल कंज्यूमर पर स्पेंडिंग पर भी पड़ रहा है। हेल्थ केयर इन्फ्लेशन मॉडरेट होकर 1.3% आ गई है, जो कि फरवरी में 2026 के लगातार डिक्लाइन हो रहे हैं, जबकि जो रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, कल्चर सेक्टर से ऐसे होकर माने शेष होकर 1.6 पर आ गया है। ये कुछ स्पेसिफिक एरिया में थोड़ी राहत का माने जरूर प्रोवाइड किया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीरीज को 2024 के नए बेस ईयर के साथ अपडेट करना और जिसके वजह से जब 2026 जनवरी के सेक्टर वाइज कॉर्पोरेट जो कॉम्परेटिव डाटा मिला है और उसका डाटा में असर भी दिखना शुरू हो गया है। तो ये मॉडरेट इकोनॉमिक कंडीशन को मुताबिक इन्फ्लेशन को एक्चुअल मेजर करने में हेल्प करेगी। तो कंक्लूजन में देखेंगे, इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन का 19 मंथ हायर पर पहुंच चुका है। फ्यूल प्राइस और जो फ्यूल प्राइस के प्रेशर से साफ दिखता है। हालांकि हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में कुछ कूलिंग दिखे हैं, लेकिन मॉनसून में डिप्रेशन और ग्लोबल कमोडिटी प्रेशर से कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव फिस्कल और मॉनेटरी प्रेशर का सख्त बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। आज थोड़े आर्टिकल ज्यादा हैं, तो कोई नहीं, थोड़ा पेशेंस रखेंगे और आर्टिकल्स करते रहेंगे। तो चार्ज अगेंस्ट जस्टिस वर्मा अप्रूव, चलिए फाइनली अप्रूव हो चुके हैं कि जस्टिस वर्मा विक्टिम माने ये कल्पित थे। तो देखेंगे इस आर्टिकल में क्या है। तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला द्वारा बताए गए हैं कि एक 3 मेंबर यहाँ पे 3 मेंबर इंक्वायरी ने अप्रूव किया है कि जस्टिस जो यशवंत वर्मा थे उनको कल्पित घोषित किया है और उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट जज में फॉर्मर जज थे। ये इंक्वायरी उनके ऑफिशियल रेसिडेंट पर मिले बंड जो करेंसी थे उनसे रिलेटेड थी।
जिसके बारे में उनके एक्सपेक्टेशन के पैनल को एक्सेसिव और अनसेटिस्फैक्टरी बताता है, अनसेटिस्फैक्टरी बताता है। इससे केस में सस्पिशियस और सर्कमस्टेंसेस को डिपेंड करता है। पैनल का रिपोर्ट जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी प्रोसीडिंग के लिए हिस्से के रूप में पार्लियामेंट के दोनों हाउस में फॉर्मली टेबल किए गए हैं, जिससे मैटर पब्लिक स्क्रूटनी और लेजिस्लेटिव एक्शन से दायरे में आ गया है। कमिटी ने नोट किया है कि जज के पास मिले कैश के ओरिजिन, प्रेजेंस और या ओनरशिप सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन करने के फेल हो रहे हैं। ये जस्टिफिकेशन ना दे पाने की वजह से उनके खिलाफ केस और स्ट्रांग हो गया है। पैनल ने हाईलाइट किया है कि रेसिडेंट स्टोर रूम पर जो मटेरियल एविडेंस थी उसे लॉफुली सील कर दिए गए हैं और पहले से प्रॉपर्ली सिक्योर और प्रेजेंस नहीं किया गया था। ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में एक सिग्निफिकेंट प्रोसीड्यूरल लैप्स को इंडिकेट करता है। ऑफिशियल इंस्पेक्शन के पहले से ही साइट के एविडेंटरी कंडीशन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया था, जो जुडिशियल मिसकंडक्ट इंक्वायरी में प्रोसीड्यूरल कंसर्न को रेज करता है। इस साइट से टेम्परिंग या मिसमैनेजमेंट के डाउट पर क्रिएट होते हैं। तो कंक्लूजन में देखेंगे, जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में इंक्वायरी कमेटी के द्वारा चार्जशीट अप्रूव में पाया गया और पार्लियामेंट में रिपोर्ट टेबल कर दिया गया। जुडिशरी का ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए ये बहुत क्रूशियल है। हालांकि एविडेंस हैंडलिंग और साइट प्रेजेंस पे लैप्स ना फेयर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर पर कुछ सीरियस क्वेश्चन खड़े कर दिए गए हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, 31 मेंबर पार्लियामेंट पैनल टू रिव्यू FCR बिल। तो ये FCR बिल क्या है, पहले हम लोग ये देखेंगे। तो FCR बिल जो है वो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। तो लोकसभा ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 को 31 मेंबर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास रेफर कर दिया गया है। इस रेफरल में एम यह है कि बिल के सभी प्रोविजन को डीप पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी इंश्योर करना। इस जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पैनल में टोटल 31 मेंबर हैं, जिसमें 21 लोकसभा मेंबर स्पीकर द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं और 10 राज्यसभा मेंबर को चेयरमैन द्वारा नॉमिनेट किया गया है। यह बैलेंस रिप्रेजेंटेशन दोनों हाउस के कमेटी के थ्रू एग्जामिन के सपोर्ट करेगी। कमेटी को यह डायरेक्टिव मिला है कि जो मैंने उन लोग को अपने फाइंडिंग और रिपोर्ट को विंटर सेशन में फर्स्ट वीक में फाइनल डेट पर पार्लियामेंट में सबमिट करना है। ये स्ट्रिक्ट टाइमलाइन इंश्योर करता है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस में टाइम पर आगे बढ़ रह सके। बिल में एक नए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को स्टेब्लिश करने का एक प्रपोजल है, जो ऑर्गेनाइजेशन के एसेट और मैनेजमेंट को डिस्पोज करेगी, जिससे FCRA लाइसेंस कैंसिल या लूज हो चुकी है। इससे एसेट और प्रॉपर हैंडलिंग पर लीगल रेगुलेशन पे क्लैरिटी आएगी। तो अपोजिशन मेंबर ने बिल के कंप्लीटली विड्रॉल करने की डिमांड की है। उनका ये आरोप है कि प्रोविजन माइनॉरिटी रन सोशल के वेलफेयर इंस्ट्रक्शन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे NGO के डिसप्रोपोर्शनेटली को टारगेट करेगा। तो मिनिस्टर और स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय ने इस प्रपोज लेजिस्लेशन के पार्लियामेंट्री पैनल के भेजने के लिए रेजुलेशन मूव किया है।
ये फॉर्मल लेजिस्लेटिव स्टेप गवर्नमेंट द्वारा कमेटी रिव्यू के प्रोसेस में इनिशिएटिव करने के लिए किया गया है। तो कंक्लूजन में देखेंगे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 पर बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन डिबेट के लिए एक क्रिटिकल स्टेप है। हालांकि ऑपोजिशन के सीरियस कंसर्न और एसेट मैनेजमेंट प्रोविजन को पॉलिटिकल फ्रिक्शन बनाई हुई है, जिसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिव्यू के दौरान एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो आज के आर्टिकल फाइनली हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं और हम लोग आज के आर्टिकल सुन के फ्री हुए हैं। तो बताइए आप लोग को कैसा लगा आर्टिकल आज। तो आज आर्टिकल थोड़े लंबे थे और आप लोग को आज से हम लोग टारगेट दे रहे हैं। तो टारगेट क्या दे रहे हैं कि आप लोग कितने घंटे पढ़ रहे हैं अपने पढ़ाई के लिए, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि आपने आज कितना घंटा पढ़ा। तो अब आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपने पिछले दिन कितना घंटा पढ़े हैं और कितना घंटा पढ़ेंगे। आपको दो कमेंट माने 2 लाइन लिखना है कि प्रीवियस ईयर कितना था और टुडे का टारगेट कितना है। तो आप लोग ये टारगेट आप बताएंगे मुझे, हम लोग रिव्यू करेंगे और हम लोग ये ऐसा 1 साल करेंगे। तो जाने से पहले एक फिर से बता देता हूं कि टेलीग्राम में ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, इस प्रोग्राम में ज्वाइन होइए और हम लोग इसमें अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं 2027 के सीडीएस 2 तक चलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।